अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं नूरुल आरफीन सिद्दीकी और आप देख रहे हैं आरफीन नामा। कायदे नामाकूल हज़रत अल्लामा मुफ्ती खालिद मकबूल लानतुल्लाह अलैह एक मरतबा फिर ऑल फॉल या हज़ियान बकते दिखाई दिए हैं। लाख आप कोशिश कीजिए कि MQM पर बात ना की जाए, लाख आप ये कोशिश कीजिए कि इन बेशर्मों पर कोई तबसरा करके अपने दिल को ना जलाया जाए, आप लोगों को महसूस होने का कोई भी मौका हम ना पहुंचाया जाए। लेकिन क्या करूं कि अचानक से एक उड़ता हुआ एरो जो है वो इनकी तरफ जो है वो परवाज़ कर जाता है। इस मरतबा भी उन्होंने वही हज़ियान बका है जो इससे पहले उन्होंने बका था और मैंने उनका वही हशर किया था जो मैं एक मरतबा फिर उनके साथ करने के लिए जा रहा हूँ। फरमाते हैं कि पीपल्स पार्टी दौर में कराची को लूटा गया। सच है, इसमें कोई दो राय नहीं, पीपल्स पार्टी के दौर में कराची को लूटा गया। सवालात कई जन्म लेते हैं इस एक स्टेटमेंट के बतन से, और वो ये कि उस एक वक्त में आप अपनी अम्मी जान की गोद में जो चुसनी लिए बैठे हुए थे, आप उस वक्त क्या फरमा रहे थे, आप उस वक्त क्या कर रहे थे? आपके कायदे तहरीक जिनके चप्पल की मट्टी उठा उठा करके, जिनके लिए नहीं भाई आप मत आइए, नहीं भाई आप मत आइए, आप अरेंज करवाया करते थे 90 पर, वो उस वक्त क्या तीर तोप तलवार चला रहे थे? जब पीपल्स पार्टी कराची को लूट रही थी तो उस एक दौर में आपको क्या ज़रूरत पड़ी थी कि पीपल्स पार्टी के उस सपोर्टेड वज़ीर आज़म, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने एक तारीख़ी तो नहीं, एक अजीब सी सज़ा चंद मिनट की सुना करके और घर भी भिजवाया, आपको क्या ज़रूरत पड़ी थी यूसुफ रज़ा गिलानी की आमद पर 90 पे बाकायदा मुजरे का एहतमाम करने की? आपको क्या ज़रूरत पड़ी थी एक गासिब पार्टी के लीडर, एक कायदे तहरीक को, जो इस वक्त मुल्क के प्रेसिडेंट हैं दूसरी मरतबा, हज़रत आसिफ अली सरकारी साहब, क्या ज़रूरत पड़ी थी आपको उनको 90 बुला करके और भरपूर प्रोटोकॉल देने की, अपने MPA अपने MNAs को जो है वो आसिफ अली जरदारी की शान में रद्बुल लिसान रहने की? 90 पर आसिफ अली जरदारी और यूसुफ रज़ा गिलानी का तारीख़ी इस्तकबाल, आज भी उसकी वीडियो फुटेज मौजूद है। क्या ज़रूरत पड़ी थी आपको मफाहमत के नाम पर बिछाए गए दस्तरखान में से अवाम के हिस्से की बोटियाँ तोड़ने की? ये सच आपने आसिफ अली जरदारी के सामने उस वक्त क्यों नहीं बोला कि तुम्हारे नीचे, तुम्हारी नाक के ऐन नीचे कराची वालों का हक लूटा जा रहा है, तुम क्यों नहीं कुछ बोलते? आसिफ अली जरदारी का वो जो दस्तरखान बिछा हुआ था, सुबह अल्ताफ़ हुसैन कहता था कि हड़ताल है, शाम में यहाँ से एक फ़्लाइट जाती थी, पिंक टाई वाला रहमान मलिक यहाँ से कुछ दिरहम और दीनार, कुछ डॉलर, कुछ पाउंड लेकर के जाता था और वहाँ अल्ताफ़ हुसैन का गुस्सा इन्वर्टेड कॉमास में ठंडा हो जाया करता था। क्यों नहीं उस वक्त इस्तीफ़ा दिया था तुमने? कराची वालों की जो दम भर रहे हो, ये मुनाफ़क़त जो तुम कर रहे हो, तुम्हें शर्म नहीं आती? कैंसर जैसे मूजी मर्ज़ में मुब्तला ये आदमी, 50 दफ़ा इसकी शिफायाबी के लिए दुआ कर चुका हूँ, मगर लानत भेजता हूँ अब मैं, ऐसी शिफा से बेहतर है तुम्हें मौत आ जाए माज़अल्लाह, क्योंकि बेशर्मी बेहयाई की ये ज़िंदगी तुम तर्क करने पर आमादा अब तक नहीं हो। ज़िंदगी का किसी के भी कोई भरोसा नहीं, क्या पता तुमसे पहले मैं चला जाऊँ, लेकिन मुझे ये पता है कि मैं तुम्हारी वाली हरामज़दगी की ज़िंदगी जी करके नहीं जा रहा। मुझे ये पता है कि मैं तुम्हारी वाली हरामकारी की मौत नहीं मरूंगा। तो बस इस्तग़फ़ार, केले के छिलके पे खड़े होकर के और रंडी का मुजरा माज़अल्लाह करना, इसको कहते हैं खुले अल्फाज में। किसी को बुरा लगे तो जाए। पीपल्स पार्टी के दौर में कराची के वसाइल को बेपनाह लूटा गया। एक और सवाल यहाँ ये पैदा होता है कि जिस वक्त तुम्हारा वो नाम निहाद गिटारिया इशरतुल इबाद, जिसको तुम्हारा ही एक मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट का परवरदा, मिलिट्री कुदाल मुस्तफा कमाल, उसको रिश्वतुल इबाद कहा करता था, तुम्हारे उस गिटारिये गवर्नर ने जो 14 अगस्त पे नेशनल स्टेडियम में गिटार बजा करके लोगों का मनोरंजन कर रहा था, उसने हाथ क्यों कर न रोका पीपल्स पार्टी का? तुम्हारे वो दर्जन भर से जायद वजीर, सफीर, मुशीर, जिनको रफा हाजत की तमीज़ आज तक नहीं, जो दो बद्दी की चप्पल में आए थे असम्बलियों में, और जो अल्ताफ़ हुसैन की गलतकारियों को छुपा छुपा करके, नहीं वो दरहकीकत भाई का मतलब ये नहीं था, नहीं दरहकीकत भाई ये नहीं कह रहे थे, आज वो अरबपति बन चुके हैं।
आज उन्होंने एस्टैब्लिशमेंट के कंधे पर बैठ करके अपनी अगली 14 नस्लों तक का इंतजाम कर लिया है अपने तौर पर। लेकिन उनको नहीं पता कि जब मेरा रब मुंह काला करने पे आता है तो मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट का भी वैसे ही करता है, जैसा बाजवा का हुआ, जैसा क्या नाम है उसका, राहिल शरीफ का हुआ, जैसे और बहुत सारों का हुआ, जैसा ज़ियाउल हक का हुआ, या जैसा और उनके पेशरों का होगा। फरमा रहे हैं जिस तरह पंजाब हुकूमत अपने दारुल खिलाफा लाहौर के साथ करती है वैसा ही सुलूक कराची के साथ होना चाहिए। बिल्कुल, ये तो मैं भी जानता हूं, कॉमन सेंस की बात है, 2 और 2 4 की तरह। मगर ये सुलूक अगर तुम्हारे 30 साल दौरे इख्तिदार के बाद भी आज तक नहीं हुआ तो फिर तुमसे और क्या उम्मीद रखी जाए। शर्म तुमको मगर नहीं आती। कहते हैं जिस दौर में पीपल्स पार्टी इख्तिदार में रही उस दौरान बाकायदा मुनज़्ज़म तरीके से कराची के हालात ख़राब किए गए, उसे तबाह किया गया, उसके वसाइल को बेपनाह लूटा गया। जिस वक्त पीपल्स पार्टी कराची को लूट रही थी उस वक्त तुम्हारे वजीर, सफ़ीर, मुशीर जो मफामत के दस्तरखान पर हमारे हिस्से की बोटियां तोड़ रहे थे, जो कुत्ते बिल्ली की तरह से टेलीविज़न स्क्रीन पर लड़ा करते थे, और बाकी जो है वो अगर आपको अहवाल मालूम करना ही है तो वसीम अख्तर, नासिर हुसैन शाह, सईद गनी और शर्जील मेमन, पता नहीं कौन कौन उस वीडियो में मौजूद है जिसमें वसीम अख्तर शगुफेबाजी करता फिर रहा और कह रहा है कि हम सब एक हैं। ये वसीम अख्तर, इसने मुझे जिस वक्त मैं प्रोग्राम आज टीवी पे किया करता था हॉट सीट, इसने मुझे एक तस्वीर भेजी शर्जील इनाम मेमन की जिसमें वो बैठा हुआ एक बार में शराब पी रहा है, और इसने मुझे कहा कि ये तस्वीर लेकर के इसको अपने प्रोग्राम में उछाल दो, तुम्हारा इंटरव्यू होने वाला है शर्जील मेमन से। मैंने वो तस्वीर देख करके मेज़ पे रख दी। मैंने इससे पूछा आप कहाँ थे जिस वक्त तस्वीर खींची? उसने कहा यार मैं साइड वाली मेज़ पे बैठा था, मैंने एक फोटोग्राफर को 5000 रुपये दिए, उसने मुझे तस्वीर खींच करके दे दी। हॉट सीट का प्रोग्राम आज भी इंटरनेट पे मौजूद है, यूट्यूब पे आप चेक कर लीजिए। अगर ये सवाल मैंने पूछा है तो मैं आपका देनदार। मतलब मैं उस वक्त एसोसिएट प्रोड्यूसर था एक्सप्रेस न्यूज पे, जिस वक्त 12 मई की पहली बरसी थी। मैंने जाकर के एज गेस्ट कोऑर्डिनेटर रिसीव किया था शाहिद सैद को और रशीद गोडियल को। टेलीविजन स्क्रीन पे बैठ के जो कुत्ते और बिल्ली वाली लड़ाई इन्होंने की है, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह। जब ये दोनों गाड़ी से उतरे तो एक दूसरे के कंधे पे हाथ रख करके मुस्कुराते हुए, गंदे लतीफे सुनाते हुए ये लोग बाकायदा स्टूडियो तक पहुंचे हैं मेरी मईयत में। क्या फजूल बातें कर रहे हो? पीपल्स पार्टी ने जितनी मर्तबा दस्तरखान बिछाया, तुम्हें तुम्हारे हिस्से की बोटियां मिली हैं कि नहीं? और आज भी शहर के एक बड़े अखबार में एक खबर शाया हुई है जिसमें यह बताया गया कि पीपल्स पार्टी के अंदरूनी हलकों में यानी बिलावल और जरदारी कैंप में आपस में फूट पड़ी हुई है, इसलिए कि पीपल्स पार्टी ने यानी आसिफ अली जरदारी ने MQM से ये कहा था कि हम तुम्हें सूबे में भी इक़्तिदार में हिस्सा देंगे, तुम्हें विफाक में कुछ मजीद हिस्सा भी दिलवाने की कोशिश करेंगे। और MQM के पास अब फेस सेविंग तक नहीं रही अपने वोटर्स को बताने के लिए कि हम महज 2 सीटें लेकर के क्या उखाड़ रहे हैं। 2 मिनिस्ट्रियां लेके 17 सीटें इस्टेब्लिशमेंट ने, आसिम मुनीर और नदीम अंजुम ने इनको दिलवाई हैं। तो 17 सीटों वाली पार्टी को सिर्फ 2 मिनिस्ट्रियां। बिलावल कह रहा है कि इनको सिंध में खाने पीने के लिए मैं कोई हिस्सा नहीं दूंगा। आसिफ अली जरदारी कह रहा है कि 2, और यहां बाप बेटे में टसल चल रही है इस एक मुद्दे पर। एक मर्तबा फिर तुम्हें दस्तरखान पे बिठाया जाने वाला है, और अब आने वाले कुछ दिनों में तुम उसके लिए कोशिशें भी करते हुए नजर आओगे। दरूने खाना तो तुम्हारी कोशिशें बहुत पहले चल रही हैं। उस वक्त तुम्हें मौत आ जाती है कि जिस वक्त तुम्हें इक़्तिदार में हिस्सा मिलता है, शराकत इक़्तिदार का निवाला तोड़ते ही तुम भूल जाते हो कि तुम्हें महाजिर वोटर्स को जवाब देना है। तुम्हें महाजिर शोहदा असीर सिर्फ उस वक्त याद आते हैं कि जिस वक्त तुम बेरोजगार होते हो। कहते हैं कि सिक्योरिटी के सारे मसाइल क्या महफूज तरीन इलाकों में ही हैं जहां असम्बलियां, वज़ीर आला हाउस और काबिज हुक्मरान रहते हैं। अच्छा, तुम क्या बगैर सिक्योरिटी के घूमते हो? खालिद मकबूल, तुम्हारा मुस्तफ़ा कमाल, तुम्हारा अनीस कायम खानी, तुम्हारा फैसल सब्जवारी, तुम्हारा ये ख्वाजा इज़ार डब्बू, ये बगैर सिक्योरिटी के घूमते हैं। ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह अगर अपने चेली चापड़ों को छोड़ करके एक दिन की एक ड्राइव भी तुम 1 घंटे की ले लो, इतने चप्पल और जूते तुम्हें पड़ेंगे कि तुम्हारी नानी तुम्हें याद आ जाएगी, तुम्हारी 7 पुश्तें तुम्हें
माफ करने से इनकार कर देंगी कि हम इसको नहीं जानते। सिक्योरिटी तो तुम लोग भी लेकर के घूमते हो, अपनी सिक्योरिटी को सरफ नजर करके दूसरे की सिक्योरिटी पे सवालिया निशान उठा रहे हो। तुमने कराची के अवाम को तहफ्फुज़ का एहसास दिलाने के लिए क्या किया? भूल गए उस वक्त जब कराची तुम्हारी ही वजह से जला करता था? भूल गए उस वक्त जब तुम्हारे कायदे तहरीक और तुम लोग सब कराची में कायदे तहरीक के नाम की रिट लगा करके, नाम की रट लगा करके और हुकूमती रिट को चैलेंज भी किया करते थे? कराची में 100 अफराद के जनाजे भी उठे। और यहां हमारी ये बेशर्म एजेंसियां जो दुनिया की नंबर 1 एजेंसियां होने का दावा करती हैं, मेरे जूते की नोक पे ये भी और इनके दावे भी, इनको शर्म नहीं आई थी उस वक्त कराची में 100 अफराद के जनाजे देखकर? ये एटम बम बना करके और दुनिया से जलील हो रहे हैं। दुनिया से क्या, पीटीआई से ही जलील हो रहे हैं। एक इमरान खान ही इनके घुस के पट गया है। कहते हैं कराची के अमन ओमान का मसला यह कि चोर और सिपाही दोनों का ताल्लुक कराची से नहीं है। झूठ। कराची के सबसे पहले चोर MQM वाले हैं। MQM कोई भी फ्रैक्शन हो, चोर नहीं, डाकू भी इनके आगे जो है वो हेच है। तुमसे बड़ा चोर कौन है? बाहर वाला मुझे आकर के लूटता है, चलो तौन करहनी सही बर्दाश्त कर लेता है आदमी, कर कुछ नहीं सकता ना। लेकिन तुम लोगों ने जो कुछ किया है, कराची में भत्ता लेने का रिकॉर्ड तुम लोगों ने कायम किया, कराची में बोरी बंद लाशें देने का रिकॉर्ड तुमने कायम किया। गिनीज बुक ऑफ द वर्ल्ड रिकॉर्ड में अगर रुजू किया होता तो अब तक शायद कोई अच्छा पद भी मिल जाता। कहते हैं कराची में 80% सरकारी नौकरियां जाली डोमिसाइल पर दी गई। सिंध पुलिस में तो कच्चे के डाकू आ रहे हैं। सिंध पुलिस में तो MQM के डाकू भी भर्ती थे, उनको नौकरी क्यों निकाल दिया है क्या? कराची में ये जो सिटीजन पुलिस कायम की गई थी, जिसमें MQM के यूनिट और सेक्टर के लौंडों को तुमने भर्ती कराया था और उनको वसीम अख्तर और मुस्तफ़ा कमाल के घरों पे नौकरियां करवा रहे थे, उनके बारे में कुछ बात करते हुए मौत आ रही है तुम्हें? सारे डाकू कच्चे के नहीं है, कुछ पक्के के भी हैं जैसे तुम लोग। कोई खुदा का खौफ करो। सरकारी नौकरियां जाली डोमिसाइल पे सिर्फ पीपल्स पार्टी ने नहीं दी, MQM भी इस कार्य खैर में बराबर की शरीक रही है। आज भी MQM के बड़े बड़े लोग, मैं नाम से जानता हूं, अगर चैलेंज करोगे तो नाम भी बताऊंगा, ओहदा भी बताऊंगा, कितनी तनख्वाह ले रहे हैं वो भी बताऊंगा। इतना हौसला, इतना जिगरा है, चैलेंज तो करो कि तुम्हारे लोग जाली डोमिसाइल पे नौकरियां नहीं कर रहे। कहते हैं MQM के शहीद बानी चेयरमैन अजीम अहमद तारिक के 31वें यौम शहादत पर ज़बरदस्त खिराज तहसीन पेश करते हुए उन्हें अपने पैगाम में कहा कि अजीम अहमद तारिक शहीद की शहादत MQM के लिए सानहे से कम नहीं थी। झूठ बोलते हो तुम। MQM को फायदा पहुंचा है अजीम अहमद तारिक की शहादत से। MQM की टॉप ब्रास ने खुद शहीद कराया है अजीम अहमद तारिक को, और इस वक्त भी अजीम अहमद तारिक का कातिल तुम्हारी सफ़ों में, तुम्हारी लीडरशिप में मौजूद है। तुम रोजाना उसके साथ बैठ करके चाय पीते हो, सलाम करते हो, मगर तुम उससे सवाल पूछ नहीं सकते क्योंकि वो भी उसी गेट से आया है जिससे तुम आए हो। तुम्हारे बारे में टेलीविजन पे खबरें इसी मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ने चलाई थी ना कि तुम रॉ के लिए काम करते हो। तुम्हारे बारे में वो जो मुस्तफ़ा कुदाल, जिसको मैं कहता हूँ मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट का लेपालक, उसने तुम्हारे बारे में बैठ करके नेशनल टेलीविजन पे क्या क्या नहीं कहा। खालिद मकबूल ने रॉ के लिए काम किया, उसने इंडिया में पासपोर्ट फाड़ा। क्या एस्टेब्लिशमेंट अंधी बहरी है? आज भी उसको नजर नहीं आ रहा कि वो चपड़गंजू जब बैठ करके इतनी बातें कर रहा है तो उससे बुला करके पूछेंगे अबे तुझे किसने बताया सब कुछ? मगर अपना पेट लगा हुआ है ना मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट का। कराची नहीं होगा तो लूटेंगे, खाए कमाएंगे कहां से? वहां बंगाल को निचोड़ लिया और मुल्क तोड़वा करके इधर आ गए। अब यहां तोड़वा करके फिर जहाज में बैठ करके कहीं चले जाएंगे और सीने पे चवन्नियां ढन्नियां लगाई हुई हैं। भरम देखो तो इतने के जैसे दिल्ली का लाल किला इन्होंने फतह किया और उखाड़ा, घंटा कुछ नहीं है। आज तक कोई जंग नहीं जीत पाए। इमरान खान वाली जंग में भी जलील और रुसवा हो रहे हैं। अजीम अहमद तारिक की शहादत तुम्हारे लिए सानिया कहां है? वो तो तुम्हारे लिए एक ब्लेसिंग है। जरा पूछो ना, तुम्हारे साथ बैठा हुआ है वो आदमी जिसने अजीम अहमद तारिक के लिए दरवाजा खुलवाया था, कुंडी खुलवाई थी अजीम अहमद तारिक की बीवी से बहाने से कि बाजी मैं हूं आपका क्या कहते हैं मुंह बोला भाई, पानी की बोतल जरा दीजिएगा। वो बेचारी ने पानी की बोतल देने के बहाने दरवाजा खोला और यहां से कातिल दड़दड़ाते हुए अंदर घुसे और जाकर के प्रश्न मारा। जाकर के पूछो ना किसके बारे में बात कर रहा हूं। हर दफा मैं जब बात करता हूं अजीम अहमद तारिक के कातलों की तो कौन भागता है फौजी भाइयों के पास मेरी शिकायत ले लेकर के।
कहते हैं आज भी खालिद मकबूल अजीम अहमद तारिक की खिदमत को मुद्दतों फरामोश नहीं किया जा सकता। आज भी उन्हें याद करके हर आंख अश्कबार हो जाती है। नहीं, ऐसा नहीं है। अगर उन्हें याद करके हर आंख अश्कबार हो जाती तो अजीम अहमद तारिक की शहादत के बाद अजीम अहमद तारिक के घर के खिड़की दरवाज़ों को लोहे की जालियों से ग्रिल यानी वेल्ड किसने करवाया था? फिर खामोशी से MQM वालों ने अजीम अहमद तारिक की बीवी बच्चों को मुल्क से बाहर क्यों भिजवा दिया? अजीम अहमद तारिक के बीवी बच्चे आज भी मीडिया वालों का सामना करने से क्यों कतराते हैं? किसी आंख ने आज भी देखा है अजीम अहमद तारिक की बीवी कौन थी, उसका बेटा कहाँ किस हाल में है? ये सब अरेंजमेंट तुम लोगों ने किया था। अल्ताफ हुसैन के कहने पे अजीम अहमद तारिक को मारा गया था। अल्ताफ हुसैन के कहने पे इमरान फारूक को मारा गया था। पूछो रजा हारून से कुरान पे हलफ दिलवाओ, पूछो मुस्तफा कमाल से कुरान पे हलफ दिलवाओ, पूछो अनीस कायम खानी से कुरान पे हलफ दिलवाओ कि मेरे सामने बैठ करके उन्होंने अजीम अहमद तारिक इमरान फारूक के मर्डर के बारे में वो जो चश्मकुशा बातें की हैं, क्या वो झूठ थी? कुरान पे हाथ रख करके हलफ दिलवाओ, तब जाकर के कहीं इम्कान है कि शायद ये लोग सच बोल दें। वगरना ये जो अपने मैदे के गुलाम हैं, जो अपने पेट के गुलाम हैं, जिनके मैदों में रिज़्क़ हराम भरा हुआ है, जो अपने आप को खुदाए वाहिद का नहीं बल्कि फौजी बूटों का गुलाम पाते हैं, मुश्किल ही है कि ये कभी सच बोले। खालिद मकबूल को आखिरी वार्निंग, अब अगर इस तरह की कोई छिछोरापंती तुमने की, इस तरह का कोई फजूल बयान तुमने दागा, गालियों समेत व्लॉग करूंगा और उन गालियों पे बीप नहीं लगाऊंगा। माइंड यू, मार्क माय वर्ड्स, खुदा की कसम मैं इतना बड़ा पागल हूं और मेरे पास बाकायदा एक दस्तावेज है जिसमें सर्टिफाई किया है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने कि ये मुस्तनद जय्यद पागल है। पागल से पंगा कर दूंगा नंगा।